आज डीएसपी साहब अपनी गाड़ी से रेलवे स्टेशन पर आते हैं। वहाँ से उन्हें कहीं बाहर जाना होता है। दोस्तों, जैसे ही वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर एक महिला को देखते हैं जो चाय समोसा बना रही होती है और उसे देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, जब ये महिला इस व्यक्ति की तरफ देखती है तो ये भी एक बार के लिए अपना सर गर्दन नीचे की तरफ कर लेती है और उसके बाद ये अंदर किसी को चाय समोसे देने के लिए चली जाती है। डीएसपी साहब भी वहाँ पर इसका इंतज़ार नहीं करते। इनकी ट्रेन आ जाती है और वहाँ से उस ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा जब इनकी मुलाकात होती है तो एक ऐसे मोड़ पर होती है जिसे देखकर डीएसपी साहब भी भावुक हो जाते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, डीएसपी साहब का इस महिला से क्या संबंध था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की है। यहाँ पर विनोद नाम का एक लड़का जो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होता है, जब वो +2 के एग्ज़ाम देता है तो पूरे स्टेट को टॉप कर देता है। हर कोई व्यक्ति यहाँ उससे ज़्यादातर मिलने की कोशिश करता है और फिर वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। घर परिवार में इतनी ज़्यादा धन दौलत नहीं होती, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जैसे तैसे करके विनोद यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कर रहा होता है। दोस्तों, उसी कॉलेज में इसी की क्लास में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम पूजा होता है, जो अमीर बाप की बेटी होती है। इकलौती वो अपने माता पिता की बेटी होती है और अब यहाँ पर इस विनोद के ऊपर वो डोरे डालने लगती है। विनोद उसे बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन विनोद यहाँ अपनी पढ़ाई पर बस ध्यान दे रहा था, उसे फालतू बातों से कोई मतलब नहीं होता। एक दिन का वाक़या होता है जब पूजा इसका रास्ता रोक लेती है। रास्ते में रोक कर इससे कहने लगती है कि विनोद, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुमसे मैं प्यार करती हूँ। यहाँ पर विनोद कह देता है कि क्यों पागल हो रही हो, तुम कहाँ और मैं कहाँ, मेरे पास तो साइकिल तक का इंतजाम नहीं है, तुम गाड़ी से कॉलेज आती हो, हमारा तुम्हारा मेल ही कैसा है। लेकिन पूजा मानती नहीं और पूजा अपने घर पहुंच जाती है, अपने माता पिता से जिद करने लगती है। पिताजी भी कहते हैं कि उस लड़के के बारे में मैंने पता किया, वो तो बहुत गरीब है, तू उसके साथ खुश नहीं रहेगी, जो ऐसो आराम का सामान है वो तेरे पास नहीं रहेगा, तू कैसे वहाँ पर गुजारा करेगी। लेकिन पूजा जिद पर अड़ जाती है और अपने पापा से कह देती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो इस लड़के से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। पिताजी भी यहाँ पर अपनी इकलौती बेटी की जिद के सामने टूट जाते हैं और रिश्ता लेकर सीधे विनोद के घर पर पहुंच जाते हैं। विनोद के घर पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। सूट बूट पहने हुए व्यक्ति उस गाड़ी से निकलकर बाहर आते हैं और जब विनोद के माता पिता इन लोगों को देखते हैं तो एक बार के लिए डर भी जाते हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि हम आपके लड़के की शादी के लिए आए हैं, हमारी बेटी ने आपके लड़के को पसंद कर लिया है और यहाँ पर हम आपके बेटे की सगाई करने के लिए आए हैं। दोस्तों, विनोद के पापा एकदम हक्का भक्का रह जाते हैं क्योंकि उनके बराबर इनकी औकात ही नहीं होती। फिर भी यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ आप ही कर लूँगा, बस आपको हाँ भरनी है। दोस्तों, यहाँ पर विनोद के पापा मम्मी एक जगह अलग जाते हैं, वहाँ जाकर बातचीत करते हैं और दोनों फिर यहाँ पर इतने अच्छे रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और फिर दोनों की यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। पूजा जो होती है वो अपनी पढ़ाई वहीं पर बंद कर देती है और जो विनोद होता है वो अपनी लगातार पढ़ाई करता रहता है। दहेज में बहुत सारा सामान ये अपने साथ लेकर आती है। घर परिवार में हर तरह से सामान ही सामान भर दिया जाता है। दोस्तों, जो यहाँ पर विनोद की माँ होती है, बहन होती हैं, वो अब इस पूजा से काम भी नहीं कराया करती। वो कहती हैं कि ये तो बहुत पैसे वाले की बेटी है, इसको तो बस ऐसो आराम करने दो। जो विनोद होता है वो पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है।
पूजा यहाँ पर सोशल मीडिया के सहारे दिन भर किसी न किसी से फ़ोन पर बातें करती रहती। एक लड़के से उसे फ़ोन पर ही प्यार हो जाता है जिसका नाम संजय होता है। उस लड़के का नाम ये अपने फ़ोन में विनोद सेव कर लेती है, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा कि किसका फ़ोन आ रहा है तो सभी लोग यही समझेंगे कि उसके पति का फ़ोन आ रहा है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीत जाता है। समय के हिसाब से लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने बाद विनोद एक दिन बिना बताए हुए चुपचाप अपने घर पर आ जाता है और चुपचाप अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है पत्नी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही है और वो जैसे ही पति को देखती है तो फ़ोन को एकदम से काट देती है और उसे तकिए के नीचे छुपा देती है। बार बार वो फ़ोन बज रहा होता है, लेकिन यहाँ पर साइलेंट मोड पर उस फ़ोन को रखती है तो किसी को आवाज़ नहीं आती। पति को देखकर बड़ी खुश होती है और फिर कहती है कि आप बैठिए, मैं बस नहा के आ जाती हूँ। और वो नहाने के लिए एक बाथरूम में चली जाती है। इधर जो पति होता है उस फ़ोन को देखने के लिए उसे तकिए के नीचे से निकालता है और उसमें उस नंबर को देखता है। राहुल के नाम से सेव वो नंबर था, उसे अपने फ़ोन में फीड कर लेता है। और फिर यहाँ जब पत्नी बाहर आ जाती है तो उससे कहता है चलो कुछ घूमने के लिए चलते हैं। तो पत्नी भी तैयार हो जाती है। पत्नी अपने पति के साथ घूमने के लिए निकल जाती है और फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आइसक्रीम वगैरह बहुत सारे सामान मिल रहे थे। पति यहां पर पत्नी की तरफ देखता है। पत्नी का जो कलर है वो बिल्कुल फीका पड़ रहा था, क्योंकि बार बार वो फ़ोन बज रहा था। अब यहां पर पति अपनी पत्नी से कहता है कि चलो मैं आइसक्रीम लेकर आता हूं, आप 1 मिनट यहीं पर रुकिए। पत्नी जैसे ही पति को आगे जाता हुआ देखती है तो अपना फ़ोन निकालती है, तुरंत ही उस फ़ोन नंबर पर बात करती है जो बार बार उस फ़ोन को बजा रहा था। वो कोई और नहीं होता, उसका बॉयफ्रेंड संजय होता है। संजय को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरे पति घर पर आ गए हैं, अब तुम फ़ोन मत करना, जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं फ़ोन कर लूँगी। दोस्तों ये सब बातें पति बगल में खड़ा होकर सुन रहा होता है। ये सब सुनने के बाद वो आइसक्रीम लेकर आता है, आइसक्रीम अपनी पत्नी को दे देता है। उसके बाद अपनी पत्नी को घर छोड़ आता है और फिर वो बाहर आता है और उस नंबर पर कॉल करता है। इससे एक व्यक्ति की आवाज़ आती है तो यहाँ पर विनोद उससे कहने लगता है कि भाई कौन बोल रहे हो? तो वो कहता है कि मैं संजय बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये फ़ोन काट दिया जाता है। विनोद को कन्फर्म हो चुका था कि तुम्हारी पत्नी किसी लड़के से बातचीत कर रही है और उसके साथ ये अवैध संबंधों में है। फिर ये अपने घर आता है। घर आकर अपनी पत्नी पूजा को समझाता है कि जिस तरह से तुम चल रही हो, जो काम तुम कर रही हो बहुत गलत है, इस सब को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पत्नी उल्टी अपने पति के ऊपर भड़क जाती है और कहने लगती है तुम तो मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हो। दोस्तों अब यहाँ पर 2 दिन के बाद जो पति होता है विनोद, वो अपने कामकाज के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए दोबारा शहर चला जाता है। जो पत्नी होती है अपना पीछे से बैग पैक करती है और बैग पैक करके सीधे अपने मायके चली जाती है। इधर विनोद को इस सब के बारे में पता चलता है तो विनोद यहाँ पर यही कहता है कि चलो कोई नहीं, 2-4 दिन में उसका दिमाग ठीक हो जाएगा, वो वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर 3 दिन के बाद विनोद को पता चलता है कि जो उसकी पत्नी पूजा है वो अपने उस प्रेमी के साथ घर से भाग गई है। तो यहाँ पर विनोद एक बार के लिए दुखी तो होता है, लेकिन वो सोचता है कि यार चलो ठीक रही, ये अभी चली गई, नहीं तो ये बाद में जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा और परेशानी होती। चलो अब इसको दिमाग में से निकाल देते हैं। उसे दिमाग में से निकाल कर फिर वो अपने कामकाज में लग जाता, अपनी पढ़ाई में लग जाता है। लगभग 2 साल तक निरंतर पढ़ाई की जाती है। 2 साल बाद वो DSP के पद पर नियुक्त हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और कुछ ही दिनों के बाद उसकी दूसरी शादी कर ली जाती है। अपने घर परिवार में वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। धीरे धीरे करके लगभग 5 साल का समय बीत जाता है। 5 साल बाद उसे कहीं बाहर जाना होता है। फिर वो ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन वहां स्टेशन पर जो दिखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो पूजा होती है वो चाय समोसे उस स्टेशन पर बेच रही होती है। दोस्तों अब इसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, किस तरह से इसे पूछा जाए, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता। वो फिर अपनी ट्रेन में बैठकर वहां से चला जाता है। दोस्तों फिर कई दिनों का समय बीत जाता है। कई दिनों के बाद एक व्यक्ति होता है जिसके पैरों में गोली लगी होती है। उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और वहां पर देखरेख के लिए DSP को ही नियुक्त किया गया था। ये DSP साहब वहां पर उसकी देखरेख कर रहे होते हैं। एक टीम होती है, उस टीम को हैंडलिंग
इन्हें ही करना होता है दोस्तों। तभी वहाँ पर एक एक्सीडेंट होकर एक महिला आती है और उस महिला को डॉक्टर साहब देखकर बस उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका कोई केयर टेकर नहीं होता। जब डीएसपी साहब इस महिला को देखते हैं तो इसके इलाज के लिए उन लोगों से कहते हैं कि तुम इसका इलाज करो, जो भी पैसे लगेंगे मैं इसके इलाज के पैसे दे दूंगा। दोस्तों अब यहाँ पर इस महिला का भी इलाज हो जाता है और जब महिला को होश आता है तो महिला पूछने लगती है कि यहाँ मेरा इलाज किसने कराया, किसने मेरे पैसे दिए, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो यहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि डीएसपी साहब हैं जो दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं, एक मुजरिम है उसकी देखरेख में वो आज यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने ही आपके पैसे दिए हैं। तो यहाँ पर ये महिला उस डीएसपी साहब से मिलने की कोशिश करती है और जब डीएसपी साहब के सामने पहुँचती है तो बस यहाँ पर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम भी नहीं लेते। ये डीएसपी साहब कोई और नहीं, उसके वही पति होते हैं जिन्हें छोड़कर ये किसी बॉयफ्रेंड के साथ आ गई थी, विनोद। अब विनोद को देखकर पूजा एकदम से हक्का बक्का रह जाती है। पूजा अपने मन ही मन सोचने लग जाती है कि तूने बहुत गलत कदम उठाए थे और आज तेरे साथ में ऐसा ही हो रहा है। फिर यहाँ पर जो विनोद है उस पूजा से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या जो तुम इस तरह से ऐसे रोड पर आ गई। तो यहाँ पर पूजा बताने लगती है, घर चले गए थे, घर पर मैं अकेली थी तो मेरे पास एक व्हाट्सएप पर नंबर आता है और उससे मैं बातचीत करने लगती हूँ। धीरे धीरे बातचीत इस तरह से आगे बढ़ जाती है, उसकी हर एक बात मुझे अच्छी लगने लगती है। वो लड़का संजय होता है, संजय के साथ मेरी इस तरह से बातचीत हो जाती है, बस मुझे हर समय वही दिखाई देने लगता है। और फिर मैं अपने घर को छोड़कर अपने मायके जाती हूँ और मायके से संजय के साथ भाग जाती हूँ। वहाँ पर संजय मेरे से यही कहता है कि मैं बहुत धनी बाप का बेटा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी अभी मेरे से गुस्सा हैं, इसलिए मैं पैसा नहीं ले जा सकता। अब तुम अपने घर से कुछ पैसा, कुछ जेवरात, ये सारी चीज़ चुरा कर ले आना। तो ये पूजा अपने घर से कुछ पैसे, जेवरात, बहुत सारे सामान को चुरा कर ले जाती है। जब तक ये पैसे चलते हैं तब तक तो पूजा ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो संजय का अता पता नहीं लगता, संजय वहाँ से फुर्र हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर पूजा वापस अपने मायके जाती है, लेकिन मायके वाले लोग भी इसे धुतकार देते हैं, धक्के मारकर वहाँ से भगा देते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे लिए तू उसी दिन मर चुकी थी जब तू हमारी इस दहलीज को उस बॉयफ्रेंड के चक्कर में लांग कर गई थी। अब ये करे तो क्या करे। फिर ये एक स्टेशन पर जाती है, वहाँ जाकर चाय और समोसे बेचने लगती है। ये थी पूजा की कहानी। और दोस्तों जो लड़का जिसके पैरों में गोली लगी हुई थी वो लड़का कोई और नहीं होता, वो लड़का संजय ही होता है, क्योंकि ये पूजा जब उस कमरे के अंदर जाकर देखती है तो बेड पर लेटे हुए संजय को तमाचे लगाने लगती है, कहने लगती है कि इसी ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर संजय को क्यों गोली लगी थी उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। संजय का यही काम होता है, ये इसी तरह से अमीर लड़कियों को देखा करता या महिलाओं को देखा करता, उन्हें अपने चंगुल में फंसाया करता, उनसे कुछ पैसे ऐंठ लिया करता और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया करता। इधर एक वकील साहब की लड़की को भी इसी तरह से फंसा रहा होता है, लेकिन वकील साहब को इस सब के बारे में पता चल जाता है। वो पुलिस में इस मामले की खबर करते हैं, पुलिस इसको पकड़ने के लिए जाती है तो ये पुलिस पर उल्टा फायरिंग कर देता है। जवाबी फायरिंग में इसके दोनों पैरों में गोली लग जाती है, इसलिए ये यहाँ पर पड़ा होता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो पूजा है वो इस विनोद से कहने लगती है कि तुमने क्या शादी कर ली। तो विनोद कहता है कि हाँ मैंने शादी कर ली है, मेरी पत्नी का नाम नेहा है और मैं उसके साथ बड़ा खुश हूँ। उसके बाद यहाँ से विनोद सीधे निकल जाते हैं और फिर यहाँ कभी भी इस महिला से लौटकर नहीं मिलते। दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। यहाँ पर एक पत्नी अपने पति के होते हुए दूसरे बॉयफ्रेंड में अपनी खुशी खोजती है, लेकिन उसकी खुशी क्षणिक होती है। कुछ ही दिनों के बाद उसकी जो खुशी है वो गम में बदल जाती है और आज उसकी हालत कैसी है। एक अमीर बाप की बेटी किस तरह से ऐसे छोटे छोटे काम कर रही है, आप लोग खुद ही समझ सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ, तब तक के लिए
आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। दिग्विजय सिंह, नाइस स्टोरी राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, जय श्री राम, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रीप्स, नाइस स्टोरी, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। दिनेश कृष्ण दास जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल हमें कमेंट करते हैं, जो जलगांव महाराष्ट्र से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद देवेंद्र कुमार का कमेंट आता है, कुमार केसी जी भी कमेंट करते हैं, और जो कमेंट आता है वो कमल सिंह जी का भी आता है। वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है राज रघुवंशी का कमेंट आता है। वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है पृथ्वी सिंह चौहान का। गुरप्रीत सिंह जी कमेंट करते हैं, और महेश भाई पटेल जी भी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,